हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के 62वें एपिसोड पे। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप बेहतर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सके। एक साल से हम हर शनिवार सुबह 11 बजे ऐसे ही इंसाइटफुल एपिसोड्स लेकर आपके सामने आते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य रहा है कि हम मार्केट एक्सपर्ट से एक्शनेबल इंसाइट्स लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप सही डिसीजंस ले सकें। आज के एपिसोड में हमें गाइड करने के लिए जो गेस्ट आए हैं वो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करते हैं। वो टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, क्वांटिटेटिव फाइनेंस और अल्गोरिदम्स इन सभी का इस्तेमाल करके अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्होंने आईआईटी जोधपुर और ढेर सारी बी स्कूल्स और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को इन टॉपिक्स के बारे में सिखाया है। तो टुडे ही इज गोइंग टू शेयर सम यूनिक इंडिकेटर्स विच कैन हेल्प यू टू टाइम द मार्केट्स। और मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में इन सारे इंडिकेटर्स की आप लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो मार्केट्स में कब कैश लेवल बढ़ाना चाहिए, कब फुल्ली इन्वेस्टेड होना चाहिए, कब एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए, बेसिकली कब बाय करना चाहिए और कब सेल करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज ये हमें बताने वाले हैं। तो ही इज़ अ बीटेक एंड एन एमबीए फ्रॉम एनएमआईएमएस। इन्होंने इकरा, एचपी, टीसीएस जैसी कंपनीज में भी काम किया है। तो चलिए स्वागत करते हैं कुमार सौरभ जी का। कुमार, वेलकम टू आवर शो। थैंक्स अ लॉट अपूर्वा एंड थैंक्स फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आई थिंक इट वाज ग्रेट दैट हमने एल्गो कन्वेंशन में इंटरेक्ट किया। सो पहचान थोड़ी नई है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है साथ आके एंड एक्साइटेड दैट अगला जो कुछ मिनट हम साथ में स्पेंड करेंगे इस टॉपिक पे। आई होप हमारे व्यूअर्स को उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और चलिए आगे बात करते हैं। सो थैंक्स अगेन फॉर इनवाइटिंग मी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। श्योर। तो एल्गो कन्वेंशन से पहचान हुई और अभी और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने ट्विटर हैंडल्स, यूट्यूब वगैरह जो भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप एक्टिव हो तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए। तो kudos to you for that and looking forward to learning something new from you today. So before we get into the deck which you have prepared, we want to talk about yourself, like आपने मार्केट्स में कैसे शुरुआत की, मार्केट्स में आने से पहले आप अपनी बीटेक कर चुके हो, एमबीए कर चुके हो, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए और मार्केट्स में कैसे एंट्री हुई और हाउ हैज़ द जर्नी बीन सो फार। सो एंट्री काफ़ी खतरनाक रही थी। 2007 के पीक पे एंट्री हुई थी और उस समय आई गॉट इनटू जॉब। आईटी में पहला जॉब था आफ्टर इंजीनियरिंग एंड थोड़े से पैसे थे, टीसीएस में काम करता था। एंड उस समय ट्रेंड मैंने देखा था कि मैं 2005 से जॉब कर रहा था। 2007 के जैन फेब तक कोई मार्केट की बात नहीं करता था ऑफिस में, और 7 के फेब में आई थिंक जब रिलायंस का आईपीओ आने वाला था ऐसा ट्रेंड आया कि हर लंच टेबल पे यही बात होती थी और उसी में ब्रोकरेज अकाउंट खुला। एंड देन आई रियलाइज बेसिकली वो पैसे डूबे और वो मार्केट उसके बाद रिकवर भी कर गया, फिर भी मेरे स्टॉक्स कभी रिकवर नहीं किए बिकॉज कुछ पता नहीं था। तो ये रियलाइज हुआ कि मतलब फिनेंस एक चीज होती है, इन्वेस्टिंग एक फील्ड है, थोड़ा स्टडी करना चाहिए। तो 7 का जो एक्सपीरियंस चल रहा था, 8 का चल रहा था, तो उस समय ही एमबीए के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। लकीली फर्स्ट ईयर में ही डिसेंट सा कॉलेज मिल गया, तो फिर नरसिंह मुंजी से मैंने एमबीए किया। बट एमबीए के बाद भी मैंने रियलाइज किया कि ये फील्ड काफ़ी सीरियस फील्ड है, हवा में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग नहीं होती है। और लकीली आई गॉट जॉब इन कोर फाइनेंस। सो 3 इयर्स मैंने फिर कोर फाइनेंस में काम किया विद सम रेटिंग एजेंसीज, इंफ्रा फाइनेंसिंग कंपनीज। एंड देन आई रियलाइज कि मतलब काफ़ी टाइम देना होता है इन्वेस्टिंग को, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। तो आई स्टेड आउट ऑफ इन्वेस्टिंग वर्ल्ड फॉर ऑलमोस्ट 5 इयर्स 6 इयर्स। बट मैं थोड़ा बहुत पढ़ता रहा, जॉब पे सीखता रहा। फिर थोड़ा करियर चेंज हुआ, फ्रॉम कोर फाइनेंस आई केम इन टू डेटा साइंस। सो उसका एक अलग लर्निंग कर्व था। सो आई थिंक बाई 2015 अगेन आई फेल्ट कि ओके अभी थोड़ा ठीक ठाक मार्केट को ऑब्जर्व किया है, थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, मेंटली मैं प्रिपेयर्ड हूँ, एनालिटिक्स का भी जॉब स्टेबल था इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। तो फिर धीरे धीरे मैंने अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो डायरेक्ट इक्विटी में शिफ्ट किया।
सो समवेयर फ्रॉम 2015 टू वी आर इन 2022, ये 7-8 साल का एक्सपीरियंस, थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस है, एक्टिव एक्सपीरियंस है। और शुरुआत फंडामेंटल से हुई, बट बिकॉज ऑफ बीइंग इन एनालिटिक्स मुझे मतलब कोई फंडामेंटल टेक्निकल ये सब का कोई मेंटल ब्लॉक नहीं था, बिकॉज सब कुछ मेरे लिए डेटा था और ये देखना था कि इस डेटा से क्या वैल्यू मिलता है, और वो वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्सक्लूसिव है, जो भी है। तो फंडामेंटल से फिर धीरे धीरे टेक्निकल सीखा, बिकॉज फंडामेंटल में दिक्कत ये थी कि चीज़ें कॉस्टली रहती थी और कॉस्टली रह जाती थी, चीज़ें चीप रहती थी, चीप रह जाती थी। बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में कोई स्टॉक क्यों जा रहा है या पूरा मार्केट क्यों टैंक कर रहा है, आपको जब तक पता चलता है वो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन काफी लेट हो चुका रहता है। तो देन आई रियलाइज कि अदर इंडिकेटर्स भी होते हैं, तो फिर उससे टेक्निकल में घुसा। बीइंग इन डेटा साइंस आई कुड build my algorithms, I knew how to do a Python programming or R programming. So सारा कुछ थोड़ा थोड़ा लर्निंग हुआ और हर चीज से एक एडिशनल बेनिफिट मिला, एक इंक्रीमेंटल लिफ्ट मिला। तो पिछले 6-7 साल से यही सब चल रहा है, फंडामेंटल, देन टेक्निकल, देन क्वांट्स, एंड स्लोली आई एम एडिंग माय ओन स्किल सेट्स। और टिल नवंबर 2021 तक मैं जॉब में था, आई वाज वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। 2021 एंड में मैंने एक ब्रेक लिया। The purpose of taking break was lot of these things I wanted to do. मेरा खुद का एक scientific investing करके private venture है, there is a website called learn.scientificinvesting.in. So हम बहुत सारे courses, learning materials बनाते हैं across fundamental, technical, but वो बनाना काफी difficult था with a 12-13 hour job. प्लस बहुत सारे algorithms मुझे बहुत ज़्यादा effort डालना था, उसके लिए भी टाइम उतना मिल नहीं पा रहा था। तो I thought चलो 1 साल 2 साल का ब्रेक लेते हैं, ये सब पूरा करते हैं और फिर देखते हैं। और I have felt कि the best way to learn is to teach. So because I was teaching analytics at multiple B schools and that realization was there. So I thought market में भी थोड़ा वो काम करते हैं। तो with that intent I took a break. अभी मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ जिससे मैं खुद भी सीखता हूँ, ट्राई करता हूँ लोगों को सिखाने का। कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो धीरे धीरे ऑपरेशनलाइज कर रहा हूँ, पोर्टफोलियोज को उस पर शिफ्ट कर रहा हूँ धीरे धीरे। तो दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन। श्योर, एब्सोल्युटली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रही, और जो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है कि बहुत बार होता है बाजार में कि जो टेक्निकल्स फॉलो करता है वो शायद फंडामेंटल्स को निगलेक्ट ही कर देता है या कंसिडर ही नहीं करते। तो आपके केस में वैसा नहीं है, तो आपने बहुत सारी अलग अलग फील्ड से सीखा है और उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी किया है। तो आज हम आपसे बहुत कुछ सीखेंगे, और ख़ास करके जो आज का टॉपिक है कि हाउ टू टाइम द मार्केट, हाउ टू टाइम योर एंट्रीज, एग्जिट्स, हाउ टू डू योर SIPs। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपसे आज हम सीखेंगे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाते और शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। काफ़ी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बिकॉज यूजुअली कहा जाता है कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए। सो आई हैव टेकन द रिस्क ऑफ taking a bit of controversial topic, but I hope by the end of lecture or end of session we will know कि इतना controversial भी नहीं है। So I hope आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है। Yes, it's visible. Okay. So अभी हम क्या करेंगे कि we will learn 5 unique indicators to time the market, and we will also try to understand timing the market इसका मतलब क्या है और क्या हम इसको कर सकते हैं तो कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग कि मैं या फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिंग, वी आर नॉट रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंड अगर हम कोई भी स्टॉक डिस्कस करेंगे तो इट विल नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, काइंडली डू योर ओन ड्यू डिलिजेंस। सो अगर हम मार्केट टाइमिंग की पर्सपेक्टिव से देखें कि इन्वेस्टर या ट्रेडर्स उनके की क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो क्वेश्चंस बेसिकली यही होते हैं कि कब खरीदना है, कब बेचना है, कब कैश में जाना है, कितने कैश में जाना है, कब फुली इन्वेस्टेड रहना है। फिर SIP का यूजुअली मतलब होता है कि आप हर महीने SIP करें, बट अगर आपको पता है कि मार्केट बहुत ही ओवर वैल्यूड है तो क्या आया SIP उस समय सेंस बनता है। तो स्मार्ट SIP का कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं, ये प्रेजेंटेशन एक अप्रोच है उस डायरेक्शन को बताने की। और मैंने 5 ऐसे इंडिकेटर्स लिए हैं, थोड़ा सा सरप्राइज रख रहा हूं ताकि हम एक एक इंडिकेटर देखें। बट ये जो इंडिकेटर्स हैं, सो अपूर्व, एज हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल भी है, टेक्निकल भी है, क्वांट्स भी है, तो मैंने जान के हर फील्ड से कुछ कुछ वैसे इंडिकेटर उठाए हैं ताकि लोगों को ब्लेंडेड और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग का एडवांटेजेस पता चल सके। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इंडिकेटर थोड़ा टेक्निकल है, सेकेंड इंडिकेटर इज मोर ट्रेंड बेस्ड विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ टेक्निकल, देन जो थर्ड इंडिकेटर है उसको टेक्निकल से कुछ नहीं लेना है, उसको फंडामेंटल से भी कुछ नहीं लेना, वो प्योर प्राइस एंड रिटर्न बेस्ड इंडिकेटर है।
और चौथा और पांचवा थोड़ा बिहेवियरल साइड का इंडिकेटर है. सो इट्स अ मिक्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर विच पीपल कैन ट्रैक. अब ये किसके लिए वैलिड है? बिकॉज इन्वेस्टिंग में आप देखोगे तो ट्रेडर्स भी पैसा बनाते हैं, इन्वेस्टर्स भी पैसा बनाते हैं, ट्रेडर्स भी पैसा लूज करते हैं, इन्वेस्टर्स भी पैसा लूज करते हैं. तो ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये किसके लिए वैलिड है और किसके लिए नहीं है. बिकॉज हर स्ट्रैटेजी किसी के लिए सक्सेसफुल है और किसी के लिए सक्सेसफुल नहीं है. तो हम लोग जो ये बात करने वाले हैं ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा वैलिड है. मैं पर्सनली भी या तो टेक्नो फंडा इन्वेस्टर हूँ या पोजिशनल ट्रेडर हूँ, जहां मेरी पोजीशन एटलीस्ट 3-4 महीने की नॉर्मली होती है. तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए है जिनका व्यू एटलीस्ट 1 से 3 साल का है, जो मार्केट को डेली लेवल पे ट्रैक नहीं करना चाहते, इंट्राडे में इंटरेस्टेड नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू में है, जिनको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए होल्ड करने का. तो इट्स नॉट लाइक कि आप 1 महीने 2 वीक में निकल गए. एटलीस्ट 6 महीने, 1 साल, 2 साल का पेशेंस होना चाहिए बेस्ड ऑन इस पे काम करने का. और एक और चीज है कि ये जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के बाई रिकमेंडेशंस पैनिक टाइम में ही आएंगे और सेल रिकमेंडेशंस यूफोरिया में ही आएंगे. तो अगर आप बिहेवियरली उसको एडजस्ट नहीं कर सकते तो फिर ये नहीं है. तो आपको वो बिहेवियर होना चाहिए कि आप पैनिक में बाई कर सके. लेकिन पैनिक को क्वांटिफाई कैसे करेंगे वो हम सीखेंगे. और इंडेक्स का जो भी रिटर्न है उससे अगर आप 25% अबव में खुश हैं तो आई थिंक ऑल दीज इंडिकेटर्स विल हेल्प यू. और ये किसके लिए वैलिड नहीं है? तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वैलिड नहीं है. एनीथिंग लेस देन 6 मंथ्स नॉट वैलिड, इंट्राडे नॉट वैलिड, 2-3 वीक नॉट वैलिड. अगर आप में किसी भी चीज को 6 महीने, 1 साल, 2 साल होल्ड करने का पेशेंस नहीं है, देन इट मे नॉट बी द सुटेबल वन फॉर यू. सो नथिंग इज राइट और रॉन्ग, ऑल आई एम टेलिंग इट मे नॉट बी सुटेबल. और अगर आप पैनिक में बिहेवियरली बाई नहीं कर सकते, हालांकि जो इंडिकेटर्स हैं वो कह रहे हैं बाई करो, तो फिर उसका कोई यूज नहीं है. और अगर आप 25-30% से ऊपर का कैगर देख रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा. बिकॉज बेस्ड ऑन जो भी मैंने डेटा एनालिसिस किया है, इसके अराउंड आके ये मैक्सिमाइज, बेस्ट केस सिनेरियो में मैक्सिमाइज हो जाता है. सो अपूर्वा, अभी शुरू किया जाए. आई थिंक दिस गिव्स अ गुड पर्सपेक्टिव कि किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं है, हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. तो ऑल गुड, एनी क्वेश्चंस? नो, सो फार सो गुड. ओके, तो चलिए सबसे पहले पहला इंडिकेटर देखते हैं जो एक टेक्निकल इंडिकेटर है. और एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है, ये स्टेटमेंट दे रहा हूं. यूजुअली कहा जाता है कि नो बुल मार्केट, नो स्टॉक्स गोज इनटू बुल मार्केट बिलो 200 डे मूविंग एवरेज. मैं एक और चीज यूज कर रहा हूं यहाँ, RSI, और मैं डेली मूविंग एवरेज की जगह मंथली पे जा रहा हूं बिकॉज ये लॉन्ग टर्म है. नो मेजर बुल मार्केट रन हैपेंस विदाउट मंथली RSI ग्रेटर देन 50. सो RSI जब तक 50 के ऊपर नहीं जाता है, आपको नीचे से एक रनअप बहुत करेक्शन के बाद हो सकता है, बट लंबा बुल मार्केट प्ले होने के लिए RSI का वैल्यू 50 से ऊपर रहना जरूरी है. However, for a long time investor, the best time to generate a long term return is when monthly RSI is less than 50. So buy करने का टाइम कुछ अलग होता है, लेकिन एक वेटिंग का टाइम होता है और फिर एक बुल मार्केट होता है जो RSI 50 के ऊपर आता है. सो सजेशन इज इन टर्म्स ऑफ हाउ टू टाइम इज, एंड बहुत कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ ये सब बहुत कुछ इंडेक्स लेवल पे बेस्ड है जो मार्केट टाइमिंग के लिए है. सो स्टॉक लेवल पे अगर कुछ करना है तो उसके लिए फिर आपको एफर्ट मारना है. ये जो पूरा प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली मार्केट टाइमिंग के लिए है कि मार्केट कब अट्रैक्टिव और कब कॉस्टली हो जाता है for taking your respective stock decisions. But even if you buy indexes, even if you buy Nifty, small cap, all this will remain valid. And even if you buy stocks, अगर आप इस टाइम पे लेते या बेचते हैं तो उसका एक एडेड एडवांटेज है जो होता है. बिकॉज अगर इंडेक्स आपके सपोर्ट में नहीं है तो स्टॉक्स की परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है, और हम बहुत डेटा के साथ देखने वाले हैं. तो ऐड करने का टाइम जब है जब ये 40 मंथ EMA के बिलो में प्राइसेस ट्रेड कर रहे हों, या तो उसके आसपास या उसके बिलो. सो मैं कुछ एग्जांपल से दिखाता हूं. तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर आप समझे तो ये प्राइस स्मूथनिंग का एक तरीका है, और आप इसको डेली लेवल पे भी प्लॉट कर सकते हैं, वीकली पे भी, मंथली पे भी. गिवन इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, मैंने इसको मंथली पे प्लॉट किया है. और ये जो आप 3 लाइंस देख रहे हैं, और ये मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाऊंगा, तो ये 13 मंथ का है, ये 20 मंथ का है, और ब्लैक वाला जो है 40 मंथ का है. सो कहना क्या है कि आप तब तब बाई कीजिए जब जब ये, जैसे यहाँ पे हमने निफ्टी का डेटा लिया है, तो निफ्टी हम कब कब बाई करेंगे? तो निफ्टी हम तब बाई करेंगे जब भी ये 40 के अराउंड या उसके नीचे हो. तो हमने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया.
तो अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7-8 बड़े बड़े बाई के पोजिशंस आए हैं, जहां पे बहुत रिवॉर्डिंग है। अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द बॉटम्स जो बनाए इसी के अराउंड बनाए। अगर कोई भी इंडेक्स बहुत ही हाई मोमेंटम में है तो फिर आप 13 मंथ के अराउंड बाई कर सकते हो। बट अगर वो नॉर्मल काइंड ऑफ मोमेंटम है और आप 6-7 महीने वेट करके एक बार बड़े बड़े पोजीशंस लेना चाहते हो या फिर एक बड़ा लमसम करना चाहते हो, देन ये जो 40 मंथ का है ये बहुत ही सुटेबल पीरियड है। लेकिन कोई भी जो बुल मार्केट रहा है वो कभी भी 50 के नीचे नहीं रहा है। ये आरएसआई का डेटा है, अगर आप देखोगे ये आरएसआई 14 ये है, और ये जो लेवल्स हैं ये 30 और 70 का लेवल है, और जो मिड लाइन है 50 है। सो निफ्टी तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अच्छे खासे ट्रेंड में रहा है अगर आप मंथली चार्ट भी देखो। बट मैं आपको स्मॉल कैप का चार्ट दिखाता हूँ। स्मॉल कैप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है, ये स्मॉल कैप इंडेक्स है, बहुत वॉलेटाइल होता है। जब रिटर्न देता है तो बहुत अच्छा देता है, और नहीं देता है तो मतलब बहुत नीचे भी जाता है। तो अगर आप स्मॉल कैप देखोगे, आप देखो जैसे 2008 में ये 50 के नीचे गया और मेजर करेक्शन आया, फिर ये जो बुल रन था ये 50 के ऊपर हुआ, ये जो बुल रन था ये 50 के ऊपर हुआ। ये जो रेंज बाउंड पीरियड था स्मॉल कैप का जिसमें रिटर्न नहीं आया, आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आरएसआई था ये 50 के नीचे ही टाइम बिताया। फिर एक बुल रन आया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 2014 से 18 में ये 50 के ऊपर रहा, फिर ये ऑलमोस्ट 50 के नीचे चला गया। दूसरी चीज आप क्या देखोगे, जब नीचे से ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो रेजिस्टेंस भी 50 के अराउंड काफी आता है। यहाँ पे आप देखोगे इतना रेजिस्टेंस आया, क्रॉस नहीं कर पाया, एक बार ट्राई किया, और फाइनली जब क्रॉस किया और हल्का सा पुल बैक आया तो यही 50 सपोर्ट का काम किया। आप यहाँ पे भी देखोगे जब 2018-20 का स्मॉल कैप का करेक्शन आया 50 के नीचे गया, और 50 पे ही बार बार जब भी ये ऊपर गया 50 पे रेजिस्टेंस आया, और फिर जब एक बार ऊपर चला गया और यहाँ टाइम बिता के ऊपर गया तो फिर अगला बुल रन आया। तो जो भी बड़े ट्रेंड वाले रन्स आते हैं वो 50 के ऊपर आते हैं, और जब 50 के नीचे वो खरीदने का बेस्ट टाइम है, बट आपको पेशेंस चाहिए होगा, और पेशेंस चाहिए होगा, या फिर आप तब खरीदिए जब ये 50 के ऊपर चला गया और पुल बैक में सपोर्ट दिखा रहा है। और अभी का मार्केट करेक्शन वी ऑल आर टॉकिंग अबाउट इट, सो यू कैन सी दैट ऑलमोस्ट 30% करेक्शन हो चुका है स्मॉल कैप में, और ये नंबर भी ऑलमोस्ट 50 के अराउंड आ चुका है, विच सेज कि आपको अगर खरीदना है तो बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, बिकॉज इसके नीचे आप खरीद सकते हैं। बट ये कोई नहीं जानता है कि ये रेंज बाउंड जाएगा। चार्ट जो होते हैं, चार्ट्स डेवलप होते हैं, जब चार्ट्स डेवलप होंगे तब आप कह सकते हैं कि ये रेंज बाउंड में जा रहा है, या अभी भी डाउन ट्रेंड में है, या साइड में चला गया, या रिवर्स होके अप ट्रेंड आ गया। तो तीसरा जो है बैंक का है। बैंक में भी आप देखोगे कि आपको पिछले 10 साल में 4-5 खरीदने की अपॉर्चुनिटीज आई। 2008 में हटा दूं तो एक अपॉर्चुनिटी 2012 में आई, फिर 2014 में आई, फिर 2016 में आई, फिर 2020 में आई, और अभी करेक्शन हो रहा है लेकिन अभी यहाँ पे आया नहीं है ये। सो अगर मैं ट्रेडिंग व्यू थोड़ा सा मैं इसको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखाना चाहता हूँ ये सबको। सो जैसे लेट्स से कि CNXIT ले लीजिए, लेट्स से कि CNXIT ले लेते हैं, और अगर आप उन 5-6 अपॉर्चुनिटीज का आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे हमेशा आपको 20% से ऊपर का रिटर्न आया। और अगर आप ऐसे 8-10 इंडेक्सेस उठा लो तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं आती है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी आती रहती है। फिर वही है कि हमें ट्रैक करना है, देखना है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो जैसे हम निफ्टी IT का चार्ट देखते हैं, और ये ऑलमोस्ट 2001 से है। सो अगर आप देखोगे अगेन ये मंथली चार्ट है, और ये ब्लैक लाइन जो है 40 मंथ का है। तो जब भी आप इसके अराउंड में पहुंचते हैं बिलो दिस, आप एक्यूमुलेट करते रहें और फिर नेक्स्ट बुल मार्केट को राइड करें। सेल कैसे करना है वो मैं किसी और इंडिकेटर से बताऊंगा। अगेन आपको ये 2008 में अपॉर्चुनिटी आई, 2008 के बाद भी 2011, 12, 13 में आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिली। और अगर आप देखोगे जब भी आप इस लाइन के अराउंड बाई कर रहे हो, बेसिकली आप ऑल टाइम एटलीस्ट 2-3 ईयर का लो के अराउंड बाई कर रहे हो, और उसके बाद बेसिकली आप बेस्ट लो बाई करते हो, और फिर जब राइड आता है आप उसको राइड करते हो। फिर आप यहाँ पे आए 2017 में, फिर आपको ऑलमोस्ट बहुत अच्छा मौका था 16 से 18 तक राइड करने का। तो अगर आपका बैंक निफ्टी उस समय बड़े मोमेंटम में, उस समय आप ये खरीद सकते थे और ये राइड कर सकते थे। और मोस्टली जब आप इस लेवल पे बाई करते हो अच्छे अच्छे इंडेक्सेस को, आप अच्छा बाई करते हो, लो पे बाई करते हो, और फिर आप उसको जब ऊपर जाता है तो फिर आप उस पे रिटर्न्स बनाते हो। फिर 2020 में आया था, अभी आप देखोगे तो इसमें करेक्शन है, चल रहा है, बट अभी भी इसके क्लोज नहीं आया है। तो दिस वाज वन एग्जांपल। अगर आपको मैं FMCG का दिखाऊं,
कुमार, इसमें आपने नीचे जो आरएसआई के नीचे एक और इंडिकेटर प्लॉट किया है, ये क्या चीज का ये इंडिकेटर है? रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। सो बेसिकली ये निफ्टी से कंपेयर करता है। सो अगर निफ्टी का इंडेक्स 100 पॉइंट ऊपर गया और ये इंडेक्स सिर्फ 50 पॉइंट ऊपर गया, दैट मींस कि ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर निफ्टी 100 ऊपर गया और ये इंडेक्स 200 ऊपर गया, दैट मींस ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो जब आप ट्रेंड को राइड करते हैं तब ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा होता है। बट मेरा मानना यह है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को तब बाई करना चाहिए जब ये निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, और फिर आपको वेट करना होता है और फिर राइड करना होता है। सो यू हैव टू पिक इंडेक्सेस इफ यू बिलीव इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी। सो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी होगा तो निफ्टी बढ़ेगा, निफ्टी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो निफ्टी बढ़ेगा, स्मॉल कैप बढ़ेगा, अच्छे सेक्टर्स बढ़ेंगे। तो अगर आप अच्छे सेक्टर्स का मतलब अगर आप एफएमसीजी पकड़ते हैं, अगर आप आईटी पकड़ते हैं, बैंकिंग पकड़ते हैं, बिकॉज ये सब इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है, तो चांसेस है कि अगर आप सही वैल्यू पे पकड़े, बेसिकली आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स पे, बिकॉज अगर आपको फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करना है और फिर आप उसको टाइम देते हैं और जब सही टाइम आता है आप राइड करते हैं और फिर हम सेल का देखेंगे कि सेल कब करना होता है। सो अगर आप एफएमसीजी इंडिकेटर भी देखें तो इनफैक्ट ये जो 2001 से 3 का पीरियड था, आपको एफएमसीजी भी बहुत बार अट्रैक्टिव मिला। 2008 में आपको एफएमसीजी मिला, 2016 में एफएमसीजी मिला, यहाँ 16 में एफएमसीजी मिला। अगर आप 17 के जैन में देखेंगे उस समय भी एफएमसीजी मिला। सो 17 अगर आप देखोगे तो उस समय एवरीबडी वाज बिहाइंड स्मॉल कैप, और स्मॉल कैप 17 के एंड तक टॉप बना दिया और उसके बाद वो इतना बड़ा फॉल आया कि 17 का सारा रिटर्न चला गया। और एफएमसीजी विच वाज नॉट डूइंग दैट वेल, बिकॉज अगर आप 13 से 17 का इंडेक्स का रिटर्न इसका देखोगे तो कुछ खास रिटर्न नहीं था। उसके जब स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहा था, एफएमसीजी आउट परफॉर्म कर रहा था। और अब देखोगे कि अब एफएमसीजी यहां से फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे सही पीरियड था। अगर आप देखोगे रिसेंटली, मैं बस जैन 22 की बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट ये ब्लैक लाइन के क्लोज आ गया। तो आप देखोगे कि जब आप इस लाइन के क्लोज लेते हो पेसिमिज्म बहुत रहता है, बट बाद में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग व्यू से देखोगे आप तो 2-3 साल के बाद पता चलता है कि वो डिसीजन सही था, और जो बहुत मोमेंटम में था वो क्रैश हो जाता है। अगर आप सही टाइम पे नहीं बेचा तो फिर वहां पे आपका रिटर्न चला जाता है। तो एक तो ये इंडिकेटर हुआ। सो अपूर्वा, आर वी गुड? शैल वी गो टू द नेक्स्ट इंडिकेटर? श्योर श्योर। सो एक कोई एक ऐसा इंडेक्स कवर कर सकते हैं जो कि अभी एकदम बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा हो, जो ब्लैक लाइन के करीब है? जैसे एक तो एफएमसीजी अगर मैंने आपको दिखाया तो आप देखिए एफएमसीजी बहुत क्लोज था, ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आ गया था, और फिर ये ऑलमोस्ट एक महीने में ही बढ़ा है। अगर ये फिर से नीचे आता है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी। सीएनएक्स स्मॉल कैप, आई थिंक इसको अब ट्रैक करने के लिए सही टाइम है, बिकॉज आप देखिए ये ऑलमोस्ट इसके क्लोज आ रहा है और 30% का करेक्शन हुआ है। थिंग इज की शॉर्ट टर्म में पेन होगा, रेंज बाउंड पेन होगा, बट यू हैव टू बाई व्हेनेवर इट इज क्लोजर एंड देन होल्ड इट फॉर 2-3-4 इयर्स, एंड फिर जैसे ही आपको एक अच्छा कैगर रिटर्न मिलता है देन आप एग्जिट कीजिए। वो कैसे करना है वो मैं कुछ और अगले इंडिकेटर्स में दिखाऊंगा। तो ये बहुत ही क्लोज है इस लाइन के अगेन। श्योर। ओके, सो नेक्स्ट इज टेक्निकल क्वांट्स। सो इसमें हम एक क्वेश्चन, जो मंथली आरएसआई था, दैट इज बाय डिफॉल्ट 14 दैट यू आर यूजिंग? by default 14, but you can go and you can change here. So one way to change is, अगर आप यहाँ जाएंगे ना तो कोई भी आपका चार्ट है, आपको ये सेटिंग का सिंबल है, आप इसको क्लिक कीजिए और फिर इस इनपुट में आप जाके इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आपको 14 की जगह 9 लेना है, जैसे बहुत लोग ना क्रॉसओवर आरएसआई का लेते हैं, 9 वर्सेस 14 लेते हैं, और आप क्लोजिंग प्राइस पे ओपनिंग प्राइस पे बनाना चाहते हैं, फिर आपको एक येलो लाइन मिलती है जो बेसिकली स्मूथनिंग है, ये आरएसआई का मूविंग एवरेज है। उसको भी आप कैसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल, आप वो सब भी कर सकते हैं। तो टेक्निकल क्वांट्स क्या है कि हमने कुछ टेक्निकल इंडिकेटर लिए हैं जो हर किसी को पता है, लेकिन उसके अराउंड हमने थोड़ा सा क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है। तो मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट हर किसी को पता है, बट यूजुअली हम कैसे यूज करते हैं, हम देखते हैं स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं, इसके नीचे है या नहीं, 20 डे के ऊपर है। हमने क्या किया है, हमने ऐसे सारे 500,000 स्टॉक्स उठा लिए। सो लेट्स से कि हमने निफ्टी 500 उठा लिया, जो टॉप 500 कंपनीज हैं, और उसका हम एनालिसिस करते हैं कि कितने % कंपनीज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हैं ऑन ए गिवन डेट और कितने % नीचे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। सो यहाँ मीट्रिक क्या है, ये जो पिंक वाली लाइन आप देख रहे हैं, ये कहता है कि कितने % टॉप 500 कंपनीज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो अगर हम अक्टूबर 2018 का टाइम लें, अक्टूबर 2017,
का टाइम लें जो यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 70% टॉप 500 कंपनीज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चली गई थी, और बस कुछ 15-20% कंपनीज उसके लगभग ऊपर थी। तो इसका मतलब है कि बहुत ही बेयरिश फेज है। और अगर आप बुलिश फेज लीजिए, तो जैसे हम अभी का टाइम लें, मार्च 2021 का टाइम लें, तो ऑलमोस्ट 90% कंपनीज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर चली गई थी। तो इस इंडेक्स को ऐसे यूज करना है कि इसमें दो चीजें हैं। एक तो अगेन जैसे मैंने वहां पे दिखाया कि आरएसआई, मंथली आरएसआई 50 के नीचे कभी मोमेंटम आता ही नहीं है। उसी तरह इंडेक्स लेवल के जो मोमेंटम्स आते हैं जब बहुत सारे, और आप कितनी भी ट्रेडिंग कीजिए, ये सब कीजिए, कोई भी ट्रेडिंग का जो एक्यूरेसी रहता है, मेरा एक्सपीरियंस है कि बुल मार्केट में वो एक्यूरेसी 70% चला जाता है, रेंज बाउंड में वो घट के 50% आ जाता है, बेयर मार्केट में 20-30% आ जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कब वो स्ट्रेटजी पैसा बनाती है और कब नहीं बनाती है, और हमें वो अप्लाई तब करना चाहिए जब मार्केट्स फेवरेबल हो, जब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल हो। तो अगेन, नो इंडेक्स मोमेंटम हैपेंस विद मोर देन 30% कंपनीज बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। अगर आप ये अक्टूबर का हाई देखिएगा, कि अक्टूबर से आप देखिएगा कि इंडेक्सेस अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो डेटा था कि आपके पीक पे मार्च 21 में कोई भी, मतलब बहुत ही कम 10-20% कंपनी ही 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे थी। आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा था, बट धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ कंपनीज जो नीचे जा रही थी 200 के, वो बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और फिर एक टाइम आया जब इंडेक्स भी अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। आप अगर 18 का पीरियड देखिएगा, 18 में भी यही हुआ। आपको मैं अगर पहले का पीरियड दिखाऊंगा, तभी ये ऑलमोस्ट 7 साल का डेटा है। तो फैक्ट ये है कि एक लेवल तक इंडेक्स मैनेज हो सकता है, बट धीरे धीरे जब ऑलमोस्ट 25-30%, इट्स नॉट अबाउट द एग्जैक्ट नंबर, एक रेंज है, बट 25-30-35% कंपनीज जब 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाने लगती हैं, तो फिर धीरे धीरे मोमेंटम लूज होता है, और फिर जब तक वो नंबर ऊपर रहता है मोमेंटम नहीं आता है। और वो अट्रैक्टिव कब होता है? तो अट्रैक्टिव तब होता है जब ऑलमोस्ट 60-65% कंपनीज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चली जाती हैं। इट्स बेसिकली अ प्रिंसिपल ऑफ रिवर्शन टू मीन, जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि मार्केट कभी भी हमेशा ऊपर नहीं जा सकता और कभी भी नीचे नहीं जा सकता। ऊपर जाता है, नीचे जाता है। खेलना कब है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से? बेचना तब है जब ऊपर जाता है, और खरीदना कब है? जब नीचे आता है। अब आप उसको कैसे क्वांटिफाई करते हैं? तो क्वांटिफाई कब कीजिए कि जब पेन बढ़ गया है, 60% से ज्यादा कंपनीज नीचे हैं, तो आप बाई करना शुरू कर दीजिए। और जब कंपनीज अपने 30%, बहुत अच्छा सिचुएशन आ चुका है, बुल मार्केट है, सो ट्रेंड को राइड करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रेंड आया और आप तुरंत बेच दीजिए, ट्रेंड को राइड करना है। जब तक कंपनीज अच्छा कर रही हैं, करने दीजिए। बट स्लोली जब आप देखिए कि धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ कंपनीज जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, ये नंबर बढ़ने लगा, ये नंबर 10%, 15%, जब ये 20% जा रहा है और इस तरह का ट्रेंड है, तब आप धीरे धीरे आप अपना पार्शियल एग्जिट मार लीजिए और फिर उस कैश को यूज कीजिए। और ये जो है, ये चार्टिंग में आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए मतलब आप चार्टिंग में जाएंगे तो चार्टिंग में एटलस डैशबोर्ड करके होता है। आप चार्टिंग के ट्यूटोरियल्स देखेंगे तो वो आपको बता देगा कि कैसे मतलब इस तरह के डैशबोर्ड्स को बिल्ड करना है। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको इसके रूल्स दिखा देता हूँ, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज कम टाइम में बताना डिफिकल्ट है। तो आप चार्टिंग के ट्यूटोरियल्स देखिए। इनफैक्ट मैंने भी एक बार चार्टिंग का एक वेबिनार किया था 1 साल पहले। तो इसमें आप जाके इस तरह से फिट कर सकते हैं कि आप वीकली ले रहे हैं, क्लोज प्राइस ले रहे हैं, ग्रुप काउंट का मतलब आप निफ्टी 500 का काउंट ले रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कितनी परसेंट कंपनीज 40 वीक विच इज द 200 डे मूविंग एवरेज इसके ऊपर है। मैंने वीक इसलिए यूज किया ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डेटा पॉइंट्स दिखा सकूं। डेली लेवल पे जाता तो 7 साल का डेटा दिखाना पॉसिबल नहीं था। तो इस तरीके से आप ये क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड इंडिकेटर हो गया जो अगेन आपको बता रहा है कि कब बाई करना है और कब सेल करना है, दोनों। सो हम धीरे धीरे एक एक करके इंडिकेटर्स देख रहे हैं। और जब ज्यादा इंडिकेटर एक ही चीज, कभी भी मार्केट में सारे इंडिकेटर्स सेम चीज नहीं बताएंगे, और अगर एक ही इंडिकेटर सब कुछ बता देते तो हर कोई बस उसी इंडिकेटर को फॉलो करके मतलब बिलियनियर बन चुका होता। तो अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, बट फैक्ट ये कि जब वो इंडिकेटर अपने हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट पे आए और बहुत सारे इंडिकेटर सेम चीज रिफ्लेक्ट करें, तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हर इंडिकेटर को आप इंडिविजुअली ले, बट सबको एक साथ भी ट्रैक करें, देखने की वो सेम चीज कह रहे हैं या डिफरेंट चीज कह रहे हैं, वो कितने फेवरेबल हैं। अगर आप आज के डेट में अगर आप निफ्टी 500 कंपनीज देखिए, पिछले 7 साल में बस एक बार ऐसा हुआ था कि ऑलमोस्ट 80% कंपनीज अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चली गई, जो अक्टूबर 2019 में हुआ था।
आई थिंक 18 से 19 मार्केट बहुत खराब था। 1 अक्टूबर 18 में आया जब आपको IL&FS क्राइसिस हुआ, और फिर एक बार और मेजर करेक्शन आया अक्टूबर 19 के अराउंड, और फिर मार्केट एक्चुअली रिकवर होने वाला था, पूरा मार्केट रिकवर हो रहा था, और फिर कोविड आया, उसके कारण एक और बॉटम बना, बट फिर वो तुरंत रिकवर कर गया। सो इसको आप यूज कर सकते हैं। अब हम थर्ड वाले इंडिकेटर पे इधर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक्चुअली जो कुमार यहाँ पे जो हमें ये इंडिकेटर बता रहे हैं उसे ब्रेथ इंडिकेटर्स कहते हैं, और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स आते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो ये इंडिकेटर मैं भी फॉलो करता हूँ, अब यहाँ पे मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ऑब्जर्व की है, उससे रिगार्डिंग मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने भी ये इंडिकेटर बनाए हैं, प्लॉट भी किए, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग से लिया था। सो परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव और बिलो 200 DM है। यहाँ पे आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है कि दोनों को एक ही चार्ट में प्लॉट कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे इनमें जो क्रॉसओवर्स आ रहा है, तो डू दीज क्रॉसओवर्स ऑल्सो मेक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट ऑन द चार्ट्स, या फिर ये क्रॉसओवर जब आप मतलब कि जो ब्लू लाइन है वो ऊपर निकल जाए तो इज इट द टाइम टू दैट मोमेंटम आ गया है और तब आप उस वक्त बाजार में एंट्री ले ले? क्या ये पॉसिबल है, या ये आपने इस पे स्टडी किया है कुछ? मैंने क्रॉसओवर एग्जैक्टली लाइक मैं क्या करता हूँ ना, बहुत सारे डेटा ले जाता हूँ और इसको बैक टेस्ट करता हूँ, तो इट्स अ गुड आइडिया। मैंने क्रॉसओवर का एक फ्लैग लगा के बैक टेस्ट नहीं किया है, तो आई कैन कम बैक ऑन दिस। बट आप जो कह रहे हैं दैट मेक्स सेंस, बिकॉज ये जो आप 30% का नंबर ले रहे हैं और ऊपर से आप देखिएगा तो क्रॉसओवर भी अराउंड उसी एरिया के अराउंड हो रहा है। अगर मैं ये नंबर लूं तो विद इन 2 मंथ्स क्रॉसओवर हो रहा है। अगर मैं फिर से पीछे जाऊं और यहाँ पे लूं, आप देखिए इसी 35% का अराउंड क्रॉसओवर हुआ। तो ये क्रॉसओवर भी लॉन्ग टर्म वाला जो क्रॉसओवर है, ये भी ऑलमोस्ट टाइम पीरियड में उसी 1-2-3 महीने में हो रहा है और वैल्यू वाइज, सो इट मेक्स सेंस। ओके। इसमें एक और चीज है, तो ये जो मैं सब बात कर रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का है। तो जो लोग शॉर्ट टर्म करते हैं ना, दे कैन लुक एट 20 डे मूविंग 20 डे। सो मैंने एक कंप्लीट डैशबोर्ड बनाया है, वो अगर मौका मिला तो मैं भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। तो आई थिंक दैट वुड कंप्लीट विल गिव अ कंप्लीट पिक्चर। बहुत सारी चीजें एक ही डैशबोर्ड में हम डाल सकते हैं। तो हमने भी एक चार्टिंग, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है। अगर आपको साल में 3-4 SIP करना है ना, तो आप 20 डे को फॉलो कीजिए, और जब 20 डे कंपनी 80% के नीचे चली, 80% कंपनी 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे चली जाए, उस समय आप अपना SIP लगाइए, जो आपको साल में 4-5 वीक्स मिलेगा, और वो वीक साल का ऑलमोस्ट लोएस्ट ऑफ द वीक्स होगा इन्वेस्टिंग करने के लिए। श्योर। तो काफी इंटरेस्टिंग ये इनसाइट्स मिलती है इससे, और आपसे भी। थैंक्स एंड ग्लैड टू नो अपूर्वा कि आप भी ट्रैक करते हैं, तो दैट ऑल्सो। जी हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया चार्टिंग ट्यूटोरियल के ऊपर, और उसके बाद हमने एक और जो आइडिया दिमाग में है वो है कि जो पूरा ये डैशबोर्ड है, मूड ऑफ द मार्केट मैं कहता हूँ, तो उससे ये जो ब्रेथ इंडिकेटर्स है उससे मार्केट का मूड पता चलता है। तो उसके ऊपर भी कभी मौका मिला तो एक वीडियो बना देंगे। थर्ड जो है ये रिटर्न क्वांट्स है। तो अभी हम टेक्निकल क्वांट्स की बात कर रहे थे, जहां हमने एक टेक्निकल इंडिकेटर मूविंग एवरेज लिया और उस पर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और फिर बाई और सेल का तरीका निकाला। रिटर्न क्वांट्स क्या है, यहाँ पे हम टेक्निकल इंडिकेटर नहीं ले रहे हैं, आप कितना मार्केट से रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, हम उसी को एक इंडिकेटर ले रहे हैं और उस पर एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे हमने क्या किया है कि हमने मंथ ओवर मंथ डेटा ले लिया है, जैसे 1st of January 2012, 1st of February 2012, 1st of March 2012। सो हमने मंथ के स्टार्ट का डेटा ले लिया। तो अगेन आप देखिएगा तो ये डेटा 1999 से ऑलमोस्ट 23 साल का डेटा, 23 साल इंटू 12 मंथ्स, दैट इज द डेटा पॉइंट वी हैव। अब हम क्या करते हैं कि हम 2 साल पीछे जाते हैं और 2 साल आगे जाते हैं। हम देखते हैं कि पिछले 2 साल में इस पर्टिकुलर इंडेक्स का रिटर्न क्या था। अगर मैंने 2 साल पहले उसी मंथ में, सो लेट्स से कि आज 1 जनवरी 2005 है, तो मैं देखता हूं कि 1 जनवरी 2003 से 1 जनवरी 2005 के बीच का कैगर रिटर्न क्या था। और हम 2 साल आगे का भी देखते हैं, ये बैक टेस्टिंग है कि 1 जनवरी 2005 से 1 जनवरी 2007 के बीच का कैगर रिटर्न क्या हुआ। तो जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं हिस्ट्री में, तो ये जो येलो लाइन आप देख रहे हो, ये है कि पिछले 2 साल में कितने रिटर्न आए, और जो ऑरेंज लाइन है वो है कि अगले 2 साल में कितने रिटर्न आए। तो अगेन ये भी एक रिवर्शन टू मीन प्रिंसिपल है, जिसका मतलब है कुछ भी हमेशा ऊपर नहीं जाता, कुछ भी हमेशा नीचे नहीं जाता। तो अगर आप मानिए कि आपको पिछले 2 साल में 50% का रिटर्न आ गया है, वो तो काफी अच्छा रिटर्न है, बिकॉज निफ्टी 14-15% से ज्यादा रिटर्न देता नहीं है। तो फिर इसका मतलब है कि वो करेक्ट होगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में तो वही 14% मिलना है। और आप मानिए कि पिछले 2 साल में निफ्टी ने -20% का रिटर्न दे दिया, तो वो भी नहीं पॉसिबल है अगर निफ्टी को रियली 12% का रिटर्न देना है।
तो आइडियल लेवल क्या है जहां पे पीक होता है और जहां पे बॉटम होता है, ये था पूरा इसको एनालाइज करने का हाइपोथेसिस। और ये जो है ये निफ्टी के लिए मैं बनाया है मैंने। अगेन आप अलग अलग इंडिकेटर्स के लिए अलग अलग इंडेक्सेस के लिए बना के देख सकते हैं, बट ये निफ्टी का डेटा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मैं इसको एग्जैक्ट नंबर नहीं दे रहा हूं, बट मैं इसको एक लेवल रख रहा हूं, बिकॉज मैंने शुरू में बोला कि काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है टाइमिंग द मार्केट। मेरा मानना है कि कोई भी 100% मार्केट टाइम नहीं कर सकता, तो इट इज मोर अ प्रोबेबिलिस्टिक एक्सरसाइज एंड देयर इज नो ऑप्टिमम रिटर्न। अगर हम एक एवरेज से बेटर कर पाते हैं और उसको इंप्रूव कर पाते हैं, वो काफी अच्छा तरीका है। तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग इज ऑलवेज इन प्रोबेबिलिटीज रादर देन टाइमिंग द बाई एंड सेल 100%, एंड ये चार्ट उसी को दर्शाता है। तो अगर मैं आपको ये लेवल एक मैंने ड्रॉ किया है 24% का लेडर से, और ये 2 साल का कैगर है। अब यहां आप देखिएगा, जब भी जो लास्ट 2 ईयर का रिटर्न है इससे ऊपर जाता है, तो नेक्स्ट 2 ईयर का रिटर्न बहुत ही गंदा रहा है। यहाँ पे देखिए, बस एक ये जो पीरियड था ना 4 से 6 का, ये एक पीरियड था जहां इंडिया 5 साल के लंबे मोमेंटम में गया, बट पिछले 23 साल में इस 2 साल पीरियड के अलावा ये कभी नहीं हुआ। उसके बाद फिर आप ये पीरियड देखिए, फिर यहाँ पे आपका रिटर्न, और इनफैक्ट जो समय पे जिसने एग्जिट नहीं किया उसका ये सारा रिटर्न भी चला गया। तो यहाँ पे आइए तो फिर वही चीज रिपीट हुई है, यहाँ पे आइए फिर वही चीज रिपीट हुई, यहाँ पे आइए फिर वही चीज रिपीट हुई, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ आया फिर वही चीज रिपीट हुआ। और आज के डेट में आप फिर से उस पीरियड पे थे और हम 8 महीने से एक करेक्शन देख रहे हैं। अगले 2 साल का रिटर्न क्या होने वाला है 2 साल के बाद पता चलेगा, बट मैं बस उस पैटर्न को दिखा रहा हूं। और उसका अगर आप उल्टा कीजिए कि आप देखिए कि जब भी ये जो येलो लाइन है बहुत ही खराब किया, मतलब इसका पिछले 2 साल का आपका रिटर्न बहुत खराब रहा यहाँ, तो देखिए अगले 2 साल कितना अच्छा रिटर्न आया। फिर आया यहाँ पे आपका पिछले 2 साल का रिटर्न बहुत खराब था, तो अगले 2 साल का रिटर्न बहुत अच्छा आया। फिर यहाँ 0% के नीचे गया। एक और चीज है, लोग ना एक और बात करते हैं कि 15-16% का रिटर्न चाहिए तो फिर स्टॉक पे क्यों देख रहे हो, इंडेक्स ही दे देगा। तो ये जो 20 साल का इंडेक्स का रिटर्न दिखाया जाता है ना, इसमें भी एक बहुत बड़ा बायस है। इसमें जो हाई रिटर्न पीरियड्स थे ना 30-40% वाले, ये 2008 के बाद कभी नहीं हुए। इनफैक्ट 2022 पहला पीरियड है। तो अगर आप 2008 से 2020 का रिटर्न देखेंगे तो वो हार्डली वो 12-13% का रिटर्न है। तो 15% भी इंडेक्स लेवल पे इतना इजी नहीं होता, अनटिललेस कि एक 2003 से 8 का पीरियड प्ले आउट हो दोबारा से। तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो फैक्ट ये है कि जब भी ये 0 के अराउंड आए पिछले 2 साल का रिटर्न, आप बाई करना शुरू कर दीजिए। और जब भी ये 15-20% के ऊपर जाने लगे, आपको थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। एंड इट इज ऑल अबाउट पार्शियल बाइंग एंड पार्शियल सेलिंग रादर देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। तो ये आपको इंडिकेशन देता है कि मार्केट अट्रैक्टिव हो गया है। फिर आप वो पीछे जाके वो 200 डे मूविंग एवरेज वाला देखिए, आप उससे नीचे है देखिए, तो आप थोड़ा और टाइम कर सकते हैं। तो आई एम गिविंग यू 2-3 इंडिकेटर्स व्हिच गिव्स द मार्केट ब्रेड, मार्केट मूड, टाइमिंग द मार्केट एंड ऑल ऑफ दैट। और ये 2 साल की जगह आप 5 साल का भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप निफ्टी की जगह स्मॉल कैप पे भी कर सकते हैं। तो टेक ऑल ऑफ दिस एज अ फ्रेमवर्क एंड देन अगर आप अलग अलग जगह पे अप्लाई कीजिए तो आपकी अपनी लर्निंग होगी और आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल, हम हमारे व्यूअर्स को हमेशा यही कहते हैं कि जो ये हमारा जो पूरा शो है उसे आप स्टार्टिंग पॉइंट के जैसे लीजिए और यहाँ से आप कुछ चीज़ें पिक करके अपने खुद के जो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग फ्रेमवर्क है उसमें अप्लाई करेंगे और खुद को उसको उस चीज़ को इंटरनलाइज करेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसे यूज़ कर पाएंगे। और अपूर्वा एक और चीज ये मैं दिखा देता हूँ आप ये कैसे करिए। सिंपल एक्सेल में हो जाएगा और ये डेटा भी फ्रीली अवेलेबल है। सो काफी इंटरेस्टिंग है ट्रेडिंग व्यू। जैसे यहाँ पे अब लेट्स से कि हमने मंथली की बात की और लेट्स से स्मॉल कैप इंडेक्स है। आई डोंट नो ये फ्री वर्जन में अवेलेबल है या नहीं, बट पेड में तो श्योर है, बेसिक पेड में भी है। आप यहाँ जाइए और आप यहाँ पे एक्सपोर्ट चार्ट डेटा पे क्लिक कीजिए और आप ISO टाइम फ्रेम ले लीजिए और आप इसको एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो आपका पूरा ये जो मंथली डेटा है ना, ये पूरा डेटा एक एक्सेल फाइल में आ गया। देन आपको 2 साल आगे पीछे का बस एक्सेल में कैलकुलेशंस डालना है, प्लॉट करना है। तो ये थे कुमार सौरभ जी। इनके साथ हुए इस एपिसोड में हमने 3 मेजर इंडिकेटर्स के बारे में बात की। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे आप मंथली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और मंथली RSI को यूज़ करके बाजार में एंट्री और एग्जिट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके बाद हमने टेक्निकल क्वांट्स बेस्ड इंडिकेटर देखा जिसमें हमने जो 200 DMA है उसके ऊपर कितने परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं और कितने नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसके हिसाब से आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो, ये हमने देखा। और थर्ड
जो इंडिकेटर हमें देखा वो था कि रोलिंग बेसिस पे जो CAGR रिटर्न्स है किसी भी इंडेक्स में, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आगे के रिटर्न्स प्रेडिक्ट करने में। तो ये 3 हमने इंडिकेटर्स देखे आज के एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बाकी के 2 इंडिकेटर्स देखेंगे और कुमार जी से और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देख सको। थैंक यू। जब भी आपको न्यूज़पेपर के अगर फ्रंट पेज पे 10 हेडलाइन मिले और उसमें 6-7 हेडलाइन सब कुछ अच्छा हो रहा है करें, वर्सेस 10 में से 6-7 हेडलाइन ये कहें कि दुनिया डूबने वाली है, आई बिलीव दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंडिकेटर टू अंडरस्टैंड मार्केट